हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ के बारे में। अब इस पार्ट में हमें पढ़ना है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का, मतलब फ्लोरा और फौना का डिप्लीशन कैसे होता है, फ्लोरा और फौना कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन के पीछे कहीं से भी इन्वायरमेंट, नेचर जिम्मेदार तो है ही नहीं। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो भी डिप्लीशन हो रहा है, इसके पीछे पूरी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स और हमारे इंटरफेयर्स जिम्मेदार हैं। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में डिप्लीशन हो रहा है, फ्लोरा और फौना ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि हम जो हैं ये ह्यूमन बीइंग्स, हमें रिसोर्स मिलता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, जैसे लकड़ी हो गई, उस पेड़ के पत्ते हो गए, रबड़, मेडिसिन, फूड, फ्यूल, मैन्योर, बाकी सब। इन सब के यूज़ के लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, उनका यूज़ करते जा रहे हैं। इस वजह से इनका डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, 2 आदमी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसे ही पेड़ को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के पीछे। तो पहला फैक्टर तो कॉलोनियल रूल है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि कॉलोनियल रूल जो है, इसके टाइम पे ही माइनिंग शुरू की गई। आपको क्या लगता है कि जो अंग्रेज आए थे, ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए थे? अगर मान लीजिए पैसे के लिए आते भी तो पैसे लेके एक बार में चले जाते। ये यहाँ पे आए थे सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया। इन्होंने माइनिंग शुरू की, रेलवे ट्रैक्स बिछाए, जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ काटे गए। अब है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इसमें क्या था कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसे खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चरल लैंड बनाए गए। तो कैटल्स भी उन्होंने रखे थे, तो उनकी ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग के लिए डेवलपमेंट किए गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया गया और फ्यूल वुड कलेक्शन इसका एक फैक्टर दिया तो है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, इसे मैं क्लियर करूंगा बाद में। फ्यूल वुड कलेक्शन जो है, ये ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के पीछे। चलिए हम देखते हैं इसे आगे। पहला है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या था? जब अंग्रेज आए थे इंडिया में, इन्होंने रेलवेज का एक्सपेंशन किया था, ताकि ये जो रिसोर्सेज इंडिया की जगह जगह पे है, जहाँ तक आज तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाया, वहाँ से भी ये रिसोर्स निकाल सकें। इसके लिए इन्होंने रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया। तो जो रेलवेज़ के एक्सपेंशन में रास्ते में जितने भी पेड़ आ रहे थे, सबको काटना पड़ा। इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब ये क्या करते थे, पूरे जंगल को काट के और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का पौधा उगाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप उगाते थे, और वो भी तो वो अपने पास ही ले जाते थे, कौन सा इंडियंस को देते थे। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने माइनिंग शुरू है इंडिया में। इनकी माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट को बहुत लॉस हुआ है। अब आता है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। 1947 जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एग्रीकल्चर का भी तो एक्सपेंशन होगा, आदमी खाएगा क्या? तो उसके लिए एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया गया, उसके लिए भी जंगल काटे गए। इसमें एक दिया हुआ है सर्वे, 1951 से 1980 के बीच में जो लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, फॉरेस्ट एरिया काट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए। मतलब कि लगभग 29 ईयर्स में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया काट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। अब आता है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? पहले तो मैं बता देता हूँ कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश साइड में, इसे हम झूम भी कहते हैं। और स्लैश एंड बर्न, इसमें स्लैश एंड बर्न का क्या मतलब? इसमें खेती ऐसे होती है कि एक जगह पे जंगल को काटा और उसके बाद वहाँ पे कोई क्रॉप उगा दी। क्रॉप हो गई तो उसे ऊपर से काट लिया और नीचे का एरिया जला दिया, और उसे जला के जो राख बची, फिर वो दोबारा से उसमें खेती करते हैं, तो उसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न। अब आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सब तो ठीक था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये सब तो मान लिया ठीक है।
लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाने के लिए हमें फॉरेस्ट का इतना नुकसान करना चाहिए था? हम चाहते तो इसे कम में भी कर सकते थे जिससे फॉरेस्ट का ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब इसमें एक सर्वे दिया हुआ है, देखते हैं। 1951 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो काट दिया गया सिर्फ और सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। और जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे एक डैम बना था, उसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट काट दिया गया था सिर्फ और सिर्फ डैम बनाने के लिए। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से भी हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आता है हमारा माइनिंग ने ही बहुत ज़्यादा, माइनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन के पीछे। क्योंकि मान लीजिए कि एक कोई जंगल है, उसके नीचे एक रिसोर्स पाया जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ तक ड्रिल करना पड़ेगा। तो ड्रिल करने के लिए पहले हम जंगल काटेंगे, फिर वहाँ खुदाई करके तब उस रिसोर्स को निकालेंगे। तो इस वजह से ये बहुत नुकसान हुआ है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है बक्सर टाइगर रिजर्व का। ये देखिए, ये बक्सर टाइगर रिजर्व का एंट्री गेट है। बक्सर टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, उसके बगल में ही डोलोमाइट माइनिंग होती थी, जो बहुत बड़ा खतरा पैदा करती थी बक्सर टाइगर रिजर्व के लिए। क्योंकि वहाँ डायनामाइट ब्लास्ट होते हैं माइनिंग में, और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से कई स्पीसीज़ ने, कई बर्ड की स्पीसीज़ ने वहाँ का जो माइग्रेशन रूट था उसे बंद कर दिया, मतलब वहाँ से माइग्रेशन बंद कर दिया। और जो ग्रेट इंडियन एलिफेंट वहाँ पाए जाते थे, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था माइनिंग की वजह से, डोलोमाइट माइनिंग की वजह से। डोलोमाइट मैं बता देता हूँ एक रिसोर्स है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये बस एक मिथ है। हम मान लिया कि ओवर ग्रेजिंग जो है वो फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन को लीड करती है, और सॉइल इरोजन को भी, क्योंकि जब ग्रेजिंग हो जाएगी तो वो जगह खाली है, वहाँ सॉइल इरोजन होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हम उसे नुकसान क्यों पहुँचाएंगे जो हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा सबसे यूज़फुल चीज़ है मोबाइल। क्या आप ऐसा करेंगे कि मोबाइल को आज इतना यूज़ कर लिया, उसे ख़राब कर दिया, अब कल हमें यूज़ ही नहीं करना उसे? नहीं, हम उसे इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो आगे भी चले। तो ऐसी जो वहाँ जंगल के लोग थे, वो ऐसे जंगल के ट्रीज़ को और वहाँ के फ्रूट्स को ऐसे यूज़ किया करते थे ताकि वो आगे के लिए भी बचा हो। ये नहीं कि एक बार में बस पूरा ख़त्म कर दिया। वो क्या करते थे, जो ट्रीज होती थी उसे पूरा जड़ से नहीं काटते थे, उसे बीज से काट लिया, ऊपर वाला पार्ट यूज़ किया, और जो नीचे वाला है उसे छोड़ दिया। कुछ साल बाद उसमें से फिर पेड़ उगाता था, तो इसकी वजह से जंगल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं डिप्लीशन का। हो गया हंटिंग, हो गया फॉरेस्ट फायर, हो गया। फॉरेस्ट फायर जो है ये नेचुरली तो बहुत कम लगता है, आजकल जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं इस वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लग रहा है। ओवर पॉपुलेशन, अनइक्वल एक्सेस, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये। अब इसमें एक सर्वे दिया हुआ है कि जो मैं आपको बताता हूँ पहले, कि जैसे कि एक गरीब आदमी है वो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा या फिर जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि जो एक गरीब आदमी ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा या फिर एक अमीर आदमी। मैं आपको बताता हूँ, जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं है रिसोर्स यूज़ करने के लिए, वो रिसोर्स खरीदेगा कहाँ से। और अमीर आदमी, उसके पास इतने पैसे हैं कि वही सारे रिसोर्स वही यूज़ करता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पीछे कारण जो है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही हैं सबसे बड़ा कारण। क्योंकि यहाँ पे अमीर लोग हैं, ये रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब लगभग 1/3 रिसोर्स जो है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, बाकी बचे जो हैं वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री यूज़ करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो अमेरिकन है वो एक एवरेज अमेरिकन जो है वो 40 टाइम मोर रिसोर्स यूज़ करता है एक एवरेज सोमालियन के कंपैरिजन में। सोमालिया कहाँ है? ये जो एक रेड कलर की कंट्री है, रेड कलर की, थॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, इसे हम सोमालिया कहते हैं। ये सोमालिया नाम की कंट्री है। एक एवरेज अमेरिकन 40 टाइम मोर रिसोर्स यूज़ करता है एक एवरेज सोमालियन के कंपैरिजन में। सोच सकते हैं 40 टाइम्स मोर देन एवरेज सोमालियन। अब ऐसा ही है कि एक रिच जो है वो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा या फिर एक पुअर।
तो इसमें सीधा सा एग्जांपल है कि रिच ज़्यादा यूज़ करेगा। हम अपने इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन सोसाइटी में जो 5% रिच लोग हैं, वो जो बाकी 5% मतलब जो सबसे ज़्यादा अमीर 5% है, वो जो 25% सबसे गरीब आदमी हैं उनकी तुलना में ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करते हैं। मतलब कि जो 5% अमीर हैं वो 25% की तुलना में ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करते हैं। आप सोच कर देख सकते हैं 5% 25% के ऊपर भारी हैं। अमीर लोगों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने एनवायरनमेंट को। अब डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन। मतलब कि एक टाइम था जो हमारे पास फॉरेस्ट हुआ करते थे, लगभग उसका आधा फॉरेस्ट हम खो चुके हैं इन्हीं सब वजह से, माइनिंग और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और बहुत ही चीज़ों की वजह से जंगल काट दिए जाते हैं। कुछ भी होता है हमारे जंगल काट दिए जाते हैं। 1/3 ऑफ वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, मतलब जो दलदला इलाका होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं मैनग्रोव्स टाइप के, वो 1/3 ऑफ वेटलैंड, मतलब 1/3 वेटलैंड जो है ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे। और 70% जो वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया में वो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। और 40% मैनग्रोव्स जो पाए जाते हैं दलदली इलाके में पेड़, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। उसका इतना हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया। इंडिया में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तस्करी होती है वाइल्ड एनिमल्स की, मतलब इलीगली इसका व्यापार होता है। और जो ये वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं और ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनका बहुत ही इलीगल व्यापार होता है, तस्करी जिसे कहते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल दे रखा है केस स्टडी हिमालयन ड्यू की। अपने बुक में एनसीईआरटी में हिमालयन ड्यू की एक केस स्टडी दे रखी है जिसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्सास वैलीचियाना। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे टेक्सल कहते हैं। ये इसके पूरे पेड़ में, मतलब पेड़ के हर पार्ट से टेक्सल पाया जाता है हिमालयन ड्यू से। ये जो होता है ये बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। आज हमने इसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया हमने इसे कि आज ये ख़त्म होने की कगार पे है। क्योंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं इसका। अब है जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इससे तो हमने बहुत इफ़ेक्ट सुने होंगे कि जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएंगी। लेकिन ये देखते हैं हम लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब क्या होता है कि जो स्वदेशी होते थे, जो जनजातियां हुआ करती थी, वो रहती कहाँ थी, वो तो जंगलों में ही रहती थी। अब आप जंगलों को काट देंगे तो वो जाएंगे कहाँ। ये सब डायरेक्टली डिपेंड हुआ करते थे फॉरेस्ट पे। फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सबके लिए डायरेक्टली डिपेंड हुआ करते थे जंगलों पे। अब आप जंगल ही काट दे रहे हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ। इसकी वजह से जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जो ट्राइब्स हुआ करते थे, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इसमें भी इंडिजीनियस ट्राइब्स में भी जो मेन है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, जो वुमेन है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसका। क्योंकि जो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी फीमेल के ऊपर होती है। बच्चों का ध्यान रखना, घर में खाना बनाना, फ्यूल का कलेक्शन, लकड़ी कलेक्शन, पानी लाना, ये सब पूरी तरीके से वुमेन्स की जिम्मेदारी होती है। तो आप सोच के देख सकते हैं मैन को क्या करना है, बस बाहर जाके उसको काम करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी वुमेन के ऊपर होती है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि थार डेजर्ट साइड में आप चले जाइए, वहाँ पे जो गांव है वहाँ की औरतों को 10 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल, सिर्फ और सिर्फ पानी लेने के लिए। और पानी लेके वो आएंगे भी कितना, बैलगाड़ी से तो वो जाती नहीं, जाती वो पैदल ही हैं, तो कितना ही पानी ला पाएंगी। देख सकते हैं आप कितना ही पानी ला रही हैं ये। तो इसकी वजह से जो इतना काम करना पड़ता है औरतों को, तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस सोशल इशू है। तो ये हमारा टॉपिक था डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।